हमारे YouTube चैनल साइंस क्लासेस बाय डोडा सर में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे अध्याय जीव जनन कैसे करते हैं। टॉपिक का नाम हो गया जनन। जनन एक हिंदी का शब्द मान के चलें तो जिसका अर्थ होता है जन्म देना, अर्थात सभी जीव अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं अथवा जन्म देते हैं। इसे हम जनन की परिभाषा कहते हैं। ठीक इसी से मिलता जुलता एक शब्द कभी कभी और भी परीक्षा में आता है जिसे कहते हैं प्रजनन। सभी सजीव जिस क्रिया के द्वारा अपने जैसे जीव को जन्म देते हैं उस क्रिया का नाम जनन का अर्थ है जन्म देना, और प्रजनन का अर्थ दिया जा रहा है कि वह क्रिया जिसकी सहायता से जीव अपने ही जैसे जीवों को जन्म देता है उसे हम प्रजनन कहते हैं। इस जनन का सजीवों में क्या महत्व है कि इस जनन का होना क्यों जरूरी है, अगर ये ना हो तो क्या होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं इस पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन का होना जरूरी है। निरंतरता, मान लीजिए किसी एक जीव में जनन की क्रिया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कह रहा हूँ बकरी में जनन बंद हो गया, तो एक समय आने के पश्चात क्योंकि उसके और जीव उत्पन्न नहीं हो रहे हैं तो बकरी की जाति ही समाप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जीवों की निरंतरता एवं जातियों को बनाए रखने के लिए ताकि इस पृथ्वी पर वे बनी रहें, इस जनन का होना आवश्यक है। दूसरा क्या महत्व है इसका, जीवों में जब प्रजनन की क्रिया जब होती है तो उनमें बहुत ही अति सूक्ष्म अंतर भी आ जाते हैं। ये अंतर जीवों में विभिन्नताएं थोड़ा थोड़ा अंतर उत्पन्न करते हैं जिससे प्रत्येक जीव की अपनी एक पहचान बन जाती है। तीसरा महत्व इसका कि इस ब्रह्मांड में जीव की उपस्थिति जाति को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, अतः यह जनन भी जीवों में बहुत आवश्यक है। अब हम करेंगे कि जनन कैसे करते हैं, कौन करते हैं, सजीव। तो इस जीव जगत को, इस जीव जगत में, जीव जगत पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं सजीवों को दो भागों में बांटा गया है। वे भाग कौन कौन से हैं, एक तो हम कहते हैं जंतु जगत, दूसरा है पादप जगत, यानी कि सजीवों को दो भागों में बांट लिया गया। जंतु में केवल एनिमल्स ही आएंगे, जबकि पादप जगत में हर प्रकार के पेड़ पौधों की गिनती इसमें की जाती है। तो अब हम इन दोनों में ही किस प्रकार का, क्योंकि सजीव दो प्रकार के बांटे गए, जंतु जगत और पादप जगत, तो हम सबसे पहले करते हैं पादपों में जनन। अब हमारा इस पाठ के अंतर्गत जो अब हमारा हेडिंग बनने जा रहा है वो है पादपों में जनन।
पादपों में जनन। पादपों में जनन की क्रिया को 3 भागों में, कुछ बुक्स में 2 भाग भी लिखे गए हैं, कुछ में 3 भी लिखे गए हैं। तो अगर हम 2 को करेंगे तब भी तीसरा भाग उसी के अंदर आ जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि हम उनको 3 भागों में अध्ययन कर लेते हैं। पहला भाग कौन सा है? कायिक जनन। दूसरा अलैंगिक जनन। और तीसरा है लैंगिक जनन। जो मैं कह रहा था कुछ बुक्स में 2 प्रकार का है, उसमें कायिक जनन का नाम नहीं दिया गया। उस कायिक जनन को इस अलैंगिक जनन के अंतर्गत ही अध्ययन करवाया जाता है, लेकिन उसमें आता जरूर है। तो हमने इसको 3 भागों में बांट लिया है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब हम एक एक करके इनका फिर अध्ययन करेंगे। कायिक जनन, जैसा कि नाम से मालूम हो रहा है, काया, काया का मतलब होता है शरीर, अर्थात पादपों का शरीर। पादपों के शरीर को हम 5वीं 6ठी क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि अध्ययन की सुविधा के लिए पादप शरीर को कुछ भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन से हैं वो? जड़, तना एवं पत्ती, और एक आता है फूल। लेकिन कायिक जनन के लिए हम इन 3 ही अंगों का अध्ययन करते हैं, जड़, तना और पत्ती। फूल का अध्ययन हम करेंगे, लेकिन वो किस में करेंगे? लैंगिक जनन, क्योंकि फूल कायिक जनन के काम नहीं आता, इसमें लैंगिक जनन होता है। अतः हम यहाँ 3 मुख्य अंगों का ही नाम लेते हैं। तो काया का मतलब आपको समझ में आ गया। पादप के शरीर के विभिन्न अंग, जो कि मुख्यतः 3 है। अब मैं इसकी परिभाषा फिर कर रहा हूँ, जरा देखिए। पादपों में जड़, तना एवं पत्ती की सहायता से नए पादपों का बनना अथवा उत्पन्न होना क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। ये कायिक जनन की क्रिया प्राय जंतुओं में, प्राय की बात कर रहे हैं, नहीं पाई जाती। अब हम इनका एक एक करके फिर अध्ययन करेंगे कि किस किस के द्वारा अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं पादपों में पत्ती के द्वारा जनन। ये पेपर में क्वेश्चन भी इसी में आता कि उस पादप का नाम लिखिए जिसमें पत्ती के द्वारा जनन होता है, उसकी जनन की क्रिया किस प्रकार होती है, समझाइए। तो पत्ती के द्वारा जनन की क्रिया का इसमें उदाहरण लिया जाता है ब्रायोफिल्लम। अब ब्रायोफिल्लम के नाम से प्राय कई बार स्टूडेंट भी अनजान रह जाते हैं, पता नहीं लगता। तो इसका साधारण नाम ब्रायोफिल्लम का है पत्थर चट्टा। देखिए नाम से पता लग रहा है, सिर्फ पहचान के लिए बता रहा हूँ आपको। कई बार किडनी में स्टोन आ जाता है, स्टोन, पत्थर, उसकी औषधि के लिए भी कभी कभी इस पादप का उपयोग किया, पत्ती का उपयोग करते हैं इसका। तो क्या पहचान है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुक में नहीं, सिर्फ आपको पहचान हो जाए। पत्थर चट्टा ब्रायोफिल्म का ही दूसरा नाम है। तो इससे जनन किस प्रकार से होगा? पहले हम पत्थर चट्टा की पत्ती का एक चित्र बना लेते हैं। वो चित्र देखिए इस प्रकार से बनता है। इसके पत्ती के किनारों पर ग्रूव या कुछ खांचे पाए जाते हैं। ये कटाव खांचे ही जो होते हैं, इसमें छोटी छोटी बर्ड्स, कलिकाएं उपस्थित होती हैं। जब तक ये पत्ती अपने मात्र पौधे से जुड़ी रहती है, तब तक ये कलिकाएं प्रक्षुप्त अर्थात निष्क्रिय, प्रक्षुप्त रहती हैं, निष्क्रिय रहती हैं। लेकिन जब कभी समयानुसार पत्ती परिपक्व हो जाती है,
तो यह प्राकृतिक कारणों से, जैसे आंधी तूफान, जल के कारण ये यहाँ से टूटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है, और इसको यदि थोड़ा मिट्टी और पानी मिल जाता है तब इस प्रक्षुब्ध कलिका की नीचे कुछ जड़ें निकल आती हैं और ऊपर की ओर जो है ना फिर वही नए प्रकार की पत्तियां निकल आती हैं। तो इस प्रक्षुब्ध कलिका से क्या बन गया? एक नया पादप। और नए पादप का बनना ही क्या है? जनन है। किसके द्वारा हुआ? पत्ती। पत्ती पादप का कौन सा भाग है? काया का भाग है। इसलिए हम कहते हैं कि पत्ती के द्वारा जनन एक कायिक जनन का रूप कहलाता है। अब दूसरा करते हैं हम तने के द्वारा जनन। तने के द्वारा जनन का एक उदाहरण इसमें लिया जाता है जिसका नाम है आलू। आलू हालांकि एक जमीन के नीचे उत्पन्न होने वाला है, जबकि तना सभी बच्चे जानते हैं कि हमेशा जमीन के ऊपर होता है। जमीन के ऊपर या नीचे होने से तने की पहचान नहीं है। पहचान उसकी किससे होती है? उसके ऊपर छोटी छोटी बर्ड्स अथवा कलिकाएं पाई जाती हैं। दो कलिकाओं के बीच की दूरी को हम संधि पर्व कहते हैं। तो जिस भी भाग पर संधियां और पर्व संधियां होती हैं वो तना कहलाता है। तो इस आलू की सतह के ऊपर कुछ संधियां भी पाई जाती हैं। अगर मैं किसान की भाषा की बात करूं तो इन संधियों को ही वे आँख कहते हैं कि ये पादप का आँख वाला भाग है, और इस आँख वाले भाग को जमीन में लगाने से नए आलू के पादप का विकास हो जाता है। तो अब आप देखिए ये एक आलू है, इसके ऊपर आप भी प्राय देखते हैं इस प्रकार के छोटी छोटी हल्के से इसमें गड्ढे नुमा रचनाएं पाई जाती हैं। इन गड्ढों के अंदर कलिकाएं होती हैं जो सफेद, जो नया आलू होता है उसमें वो प्राय दिखाई भी नहीं देती, लेकिन जैसे जैसे आलू पुराना हो जाता है तब उसके अंदर जो है ना ये सफ़ेद रंग की कलिकाएं दिखाई भी देने लग जाती। तो इससे नया पादप विकसित करने के लिए मैं प्रयोगशाला की बात करूं या किसान की बात करूं, वो इसको लेकर के इसके टुकड़े इस प्रकार बनाता है कि प्रत्येक भाग के ऊपर ये एक प्रक्षुब्ध कलिका अथवा आंख नुमा भाग उपस्थित हो। अब वो इसे तैयार की गई भूमि में अलग अलग स्थानों पर लगा देता है, जिससे आलू का प्रत्येक भाग जिस पर आंख उपस्थित है एक नए प्लांट में बदल जाता है। अब देखिए बच्चों की बुद्धि तर्कता को जांचने के लिए बोर्ड वाला कभी कभी क्वेश्चन यूं भी बना देता है। क्या बनाएगा वो? कि आलू के उस भाग को जमीन में लगाएं जिस पर आंख नुमा रचना नहीं है। जिस पर क्या नहीं है? आंख नुमा रचना नहीं है, तो उस भाग का क्या होगा? देखिए अब नाम से फिर आपको पता लग रहा है, आंख नहीं है तो नया पादप भी नहीं बनेगा। नया पादप नहीं बना तो उसमें जड़ें भी नहीं आई, पत्तियां भी नहीं आई, तो पादप अपना पोषण कर नहीं पाएगा। तो आलू का वह टुकड़ा जमीन में ही सड़ जाएगा, नए प्लांट को उत्पन्न नहीं करेगा। क्वेश्चन को उसमें से कैसे वो बना लेता है, ये थोड़ा सा आपके विवेक पर निर्भर करेगा कि थोड़ा सोचिए और उसका उत्तर बना लीजिए। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन है जैसे अगर उसका क्या होगा अगर उस पर आंख नहीं है तो ये ऐसा क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलता। ये विद्यार्थी की कॉमन सेंस, उसको कहते हैं बुद्धि स्तरता के ऊपर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब हम करते हैं जड़ के द्वारा जनन। जड़ के द्वारा जनन का नाम इसमें आता है शक्कर कंद, स्वीट पोटैटो। अब ये भी क्या है? ये एक भूरे रंग की लंबी रचनाएं हैं जो कि जमीन के नीचे पाई जाती हैं। तो इसके ऊपर भी वही आलू की तरह कुछ प्रक्षुब्ध कलिकाएं होती हैं। अब इस शक्करकंदी के हम इस प्रकार से टुकड़े करते हैं कि प्रत्येक टुकड़े के ऊपर क्या आ जाए? एक एक प्रक्षुब्ध कलिका आ जाए। अब इस प्रक्षुब्ध कलिका वाले भाग को जैसे ही हम जमीन में लगाकर आवश्यकता अनुसार इसकी अनिवार्यताएं जैसे खाद पानी पूरी करते हैं तो कुछ ही दिनों में इस आँख वाले भाग से नई शक्करकंदी के पौधे उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार
हमने देखा कि पौधे के 3 अंग जो कि काया के भाग हैं, जड़, तना और पत्ती के द्वारा नए पादपों का विकास होता है या किया भी जाता है। अब ये जो काम हो रहा था प्रकृति में, ये अपने आप हो रहा था, इसको किया नहीं जा रहा था, अपने आप हो रहा। तो इसे मैं अगर दूसरा नाम दूं तो इसे कहते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। अब जैसा कि नाम से प्राकृतिक है, तो इसका विपरीत कौन सा नाम आना चाहिए हमारे पास? कृत्रिम कायिक जनन। अब कृत्रिम जो होता है, ये प्रकृति में अपने आप नहीं होता, किसान के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, माली के द्वारा इन क्रियाओं को किया जाता है और उससे नए पौधे उत्पन्न करवाए जाते हैं। तो इस क्रिया को हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। कृत्रिम कायिक जनन की फिर मुख्य विधियां कौन कौन सी हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं? नंबर 1 है इसमें कलम द्वारा या कलम लगाना। दूसरा इसके अंदर आता है ग्राफ्टिंग, और तीसरा इसमें आता है लेयरिंग, जिसको अपने गुट्टी बांधना भी कहते हैं। गुट्टी बांधना, या परीक्षा में कभी कभी इसका नाम लेयरिंग भी आ जाता। अब हम इन तीनों का फिर अध्ययन करेंगे, उदाहरण भी देखेंगे, क्यों कि कभी कभी इनमें से भी क्वेश्चन जो है परीक्षा में आ जाया करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कलम लगाना। कलम लगाना कौन सा कायिक जनन है? कायिक जनन का एक भाग है और इसका नाम है कृत्रिम कायिक जनन। तो कलम द्वारा, जैसे प्राय दैनिक जीवन में अपने देखते हैं गुलाब, और भी बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन हम जिसका उदाहरण लेते हैं गुलाब, जिसको प्राय सभी जानते हैं, उसके अंदर जो है कलम के द्वारा नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले मात्र पौधे की किसी एक शाखा का चुनाव करते हैं, चुन लेते हैं उसको, जो कि कैसी होनी चाहिए? मध्यमा उंगली अथवा अंगूठे की मोटाई की होनी चाहिए, बहुत पतली नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मध्यमा उंगली की मोटाई जैसी होनी चाहिए। अब उस शाखा को क्या करेंगे हम? गुलाब के पौधे से काटकर मात्र पौधे से अलग कर लेंगे। अब उस काटी गई शाखा के हम फिर लगभग 11 से 12 इंच लंबे टुकड़े बना लेते हैं। अब इन टुकड़ों को इकट्ठा कर एक बंडल बना करके एक घोल में, इसका एक सिरा घोल में डालते हैं, दूसरा सिरा ऊपर रखते हैं। इस घोल का नाम होता है 2,4-D। मान लीजिए आपके पास 2,4-D नहीं है, तब आप शीघ्र नए प्लांट को बनाने के लिए कौन सी क्रिया करेंगे? इसके ऊपर आजकल ग्वार पाठे का जो जेल होता है वो भी इस पे लगाया जाता है, और इस कलम के ऊपरी सिरे के ऊपर गोबर की थोड़ी सी गुट्टी लगा दी जाती है। कलम भूमि में लगाते समय क्या ध्यान करेंगे हम? सबसे पहले भूमि की क्यारी को तैयार कर लेंगे और इस कलम का 2/3 भाग, जितनी इसकी लंबाई है, 2/3 भाग जमीन के नीचे और 1/3 भाग जमीन के ऊपर रखेंगे। और फिर इन कलमों को कभी सीधा जमीन में नहीं लगाते, थोड़ा तिरछा करके लगाते हैं। अब बोर्ड वाला कभी कभी ये पूछे इसको तिरछा क्यों लगाते हैं? क्योंकि सीधा करके लगाने से जब सूर्य की किरणें इसके ऊपर गिरती हैं तो ऊपरी सिरे से कलम जो होता है वो जल्दी सूख जाती है। जब सूख जाएगी तो नया पादप उत्पन्न नहीं हो सकेगा। तो एक तो तिरछा लगाएंगे, दूसरा कलम के ऊपरी सिरे पर क्या लगाएंगे? गोबर का छोटा सा गोला लगा देते हैं, जो कि ऊपर से इसको हार्मोन्स भी देता है और सूखने से भी बचाता है। अब आवश्यकता अनुसार पानी इसको देते रहते हैं, जो कि 15 से 20 दिन के अंतर पर एक नए पादप में बदल जाता है। अब इसको उस क्यारी से निकालकर आवश्यकता अनुसार जहाँ जहाँ पे इसको लगाना है वहाँ हम ले जाते हैं और नए पौधे उत्पन्न कर लेते हैं। दूसरा आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का जो मुख्य उद्देश्य है, उससे प्राय नए पौधे लगाने
की जो है ना संख्या कम रखी जाती है। फिर इसका सर उपयोग क्यों करते हैं कायिक चरण के अंदर? इससे जो होता है नस्ल सुधार किया जाता है, अच्छी नस्ल के पौधे बनाए। हमारा यहाँ उद्देश्य केवल नए पौधे बनाने से है, लेकिन जो मुख्य इसका उद्देश्य है वो होता है नस्ल सुधार करना। तो नस्ल सुधार कैसे की जाएगी देखिए इसके अंदर। मान लीजिए हमने आम के पौधे में सुधार करना है, या किसी एक ही पौधे के ऊपर हमने रंग बिरंगे तरह तरह के रंगों के फूल लगाने, लेकिन होने एक ही जाति के चाहिए। जैसे मान लीजिए गुलाब के अंदर भी ग्राफ्टिंग करके एक ही प्लांट के ऊपर, जैसे आप देखते हैं कि अलग अलग तरह के फूल, जैसे कोई पीला, गुलाबी, पिंक या रेड रोज, जैसे अलग अलग फूल अलग अलग शाखाओं पर उत्पन्न होते हैं, तो वो भी ग्राफ्टिंग के द्वारा किए जाते हैं। तो इसकी विधि क्या है? सबसे पहले हम जिस भी जाति का सुधार करना है, साधारण गुणों वाले पौधे का चयन कर लेते हैं। अब ये पौधा मान लीजिए जो कि साधारण गुण वाला है। अब क्या करेंगे? भूमि की सतह से थोड़ा ऊंचाई तक लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हम मुख्य तने को रखते हुए बाकी पौधे को काट देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कौन सा था? सामान्य। जैसे मान लीजिए मैं अगर गुलाब की बात करूँ तो जंगली गुलाब था। मान लीजिए जंगली गुलाब वो है जिस पे कांटे तो आते हैं लेकिन फूल नहीं आते, इसका मतलब वो साधारण गुणों वाला है। तो हमने इसके मुख्य तने को रखते हुए शेष प्लांट को काट दिया। अब हम एक दूसरे पौधे का चयन करते हैं जिसकी हमने संख्या बढ़ानी है। तो अब मान लीजिए ये एक अच्छे गुलाब वाला पौधा है जिसके ऊपर नई कलिकाओं का प्रस्फुटन हो रहा है, नई कलिकाओं का प्रस्फुटन हो रहा है। तब हम जो हमारा साधारण गुण वाला पौधा है उसके मध्य में चीरा लगाकर, चीरा भी जैसे वी शेप का लगाकर एक गड्ढा बना देते हैं, और जिस प्लांट के गुणों में वृद्धि करनी है उसको भी उसी शेप में काटकर हम इसके खांचे में लगाकर इसके ऊपर धागे से इसको बांध देते हैं। अब इसको कुछ ही दिनों में दोनों के उत्तक, अच्छे गुण वाला और साधारण गुण वाले के उत्तक मिल जाएंगे, तब ये एक नए पौधे में बदल जाता है। इस प्रकार ग्राफ्टिंग के द्वारा, और ये ग्राफ्टिंग के द्वारा नए जो लगाने होते हैं, तरह तरह के फूल बनाए जाते हैं, वो भी इसी पर लगाए जाते हैं। अब आ जाता है हमारे पास गुट्टी बांधना। इसको हम लेयरिंग भी कहते हैं। तो सर लेयरिंग कैसे की जाती है? लेयरिंग करने के फिर 2 प्रकार हैं। लेयरिंग, एक तो लेयरिंग की जाती है हवा में और दूसरी की जाती है पृथ्वी पर। सर हवा में क्यों करते हैं इसको? कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई जमीन से बहुत ज्यादा है, तो उसकी शाखा को झुकाकर हम जमीन तक नहीं ला सकते, वो टूट जाती है। तो सर उसमें नए पौधे कैसे बनाए जाएं? उसमें फिर हवा के द्वारा। हवा में कैसे करेंगे इसको? मान लीजिए एक पौधा बहुत ऊंचा है, उसकी कोई एक अच्छी सी शाखा का हमने चयन किया और इसके बीच में लगभग 3 इंच का हम तने का केवल छिलका हटा देंगे। केवल छिलका, तना नहीं कटना चाहिए, केवल छिलका हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक केले का पत्ता लेंगे या किसी टाट बोरी का टुकड़ा लेंगे, उसके अंदर उपजाऊ मिट्टी डालेंगे और उस उपजाऊ मिट्टी के अंदर इस छिलका हटे हुए भाग को दबाकर इसके ऊपर उसको धागे से अथवा रस्सी से बांध देंगे। अब सर इसको क्या करेंगे? इसके ऊपर पौधे की एक ऐसी शाखा का चुनाव करते हैं जिस पर पानी से बना हुआ पात्र लटका दिया जाए, तो उसमें से बूंद बूंद करके पानी इसके ऊपर गिरता रहता है। अब इसको आवश्यकता अनुसार पानी मिल रहा है, तो कुछ ही दिनों में जो भाग इस टाट के अंदर दबा हुआ है उसमें से जड़ें बाहर की ओर निकल, क्योंकि उसमें छिद्र होते हैं, छिद्रों में से जड़ें बाहर आ जाएंगी, तो हमें पता लग जाएगा कि अब यहाँ नया पौधा बन चुका है। अब हम इसे मात्र पौधे से काट कर अलग कर लेंगे और किसी उचित स्थान पर, आवश्यक स्थान पर जहाँ हमारी अनिवार्यता है, इसको ले जाएंगे। तो सब पृथ्वी पर लेयरिंग। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती, उनकी शाखाएं जो होती हैं वो भूमि की सतह के पास होती हैं
अथवा थोड़े से दबाव के द्वारा उनको भूमि की सतह के पास लाया जाता है। तो उसमें भी यही हम 2 से 2.5 इंच का छिलका हटा देंगे और छिलका हटे हुए भाग को जमीन पर रखकर इसको मिट्टी से दबा देंगे। अब इसको आवश्यकता अनुसार पानी आदि देते रहेंगे तो कुछ ही दिनों में हम देखते हैं कि इसमें भी आगे की ओर नई पत्तियां निकल आती हैं। तब इस शाखा को भी मात्र पौधे से काटकर अलग कर लेते हैं और आवश्यकता अनुसार नए स्थान पर इसको ले जाते हैं। तो ये हमने किया कायिक जनन का कौन सा भाग, कृत्रिम कायिक जनन। देखिए अब दोनों में फिर क्वेश्चन आ जाता है कि सर कृत्रिम कायिक जनन क्यों करते हैं। इसका मतलब कृत्रिम कायिक जनन का हमारे जीवन में क्या लाभ है, कृत्रिम कायिक जनन के क्या महत्व है। तो अब हमारा क्वेश्चन फिर बन गया कि कृत्रिम कायिक जनन के महत्व, कृत्रिम कायिक जनन के महत्व। पहला महत्व क्या है इसके अंदर, अगर हम पौधा बीज के द्वारा लगाते हैं तो कुछ बीज क्या होते हैं जमीन के अंदर ही नष्ट हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, नए पौधे में नहीं बदलते। लेकिन कायिक जनन से, कृत्रिम कायिक जनन से पौधे लगाते समय कोई भी प्रयास नष्ट नहीं होता क्योंकि पौधा पहले से बन चुका होता है। तो यहाँ नए बनने वाले पादपों की संख्या पर्याप्त रहती है। सर दूसरा क्या होता है, बीज के द्वारा जो पौधा बनाया जाएगा उसके अंदर फ्लावरिंग, फूलों का आना देरी से शुरू होता है, जबकि इसके अंदर फूल जो होते हैं जल्दी ही आने शुरू हो जाते हैं। तीसरा इससे क्या लाभ है, इसके अंदर पौधे के जो गुण होंगे, जिस भी गुण का हम लगाएंगे वो अपने मात्र पौधे के समान ही आएंगे, हूबहू अपने मात्र के समान आएंगे, उसमें कोई गुण का बदलाव नहीं आता। जबकि बीज के द्वारा जो पौधे उत्पन्न किए जाते हैं उससे नया पादप बनते समय वातावरण के अनुसार कुछ गुण अच्छे और कुछ गुण बुरे उत्पन्न भी हो जाते हैं। तो उसमें गुणों का परिवर्तन आता है जबकि इसमें गुणों का परिवर्तन नहीं आता। तो जैसा मात्र पौधे वाला, मात्र गुणों वाला पौधा चाहते हैं तब हम उसको कृत्रिम कायिक जनन के द्वारा ही लगाने का प्रयास करते हैं। चौथा क्या लाभ है, कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें बीज बनते ही नहीं, तो उनमें हम नए पौधे कैसे बनाएंगे, उसमें फिर वो कृत्रिम कायिक जनन की सहायता से ही उसकी जाति को बनाए रखा जाता है। तो अब हमने कृत्रिम कायिक जनन के बारे में पढ़ लिया। मतलब जनन के जो हमने आपको 2 भाग कहे हैं, मैंने मुख्यतः 3 भाग कहे हैं, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अब हमने कायिक जनन नामक भाग को पूरा कर लिया है और जो इसका शेष भाग है कौन सा रह गया, अलैंगिक और लैंगिक जनन। किसमें, केवल प्लांट में, जंतुओं में तो उसके बाद किया जाएगा। तो कल हम इसको कंटिन्यू रखते हुए आपको आगे अध्ययन करवाएंगे। अब तक का पढ़ाया हुआ जैसा आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।